हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूटेट 2024 एग्जाम के बारे में और हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं मेघा मैम। मेघा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, जैसे अभी हम सभी को पता है, आपका जो यूटेट का है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और इसका जो एग्जाम प्रस्तावित है वो 2024 में प्रस्तावित है। तो इसमें अगर कोई अभी यहाँ पे अभ्यर्थी इसकी तैयारी करना चाहे तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे तो इसमें आपका यूटेट 1 और यूटेट 2 दो आपके पेपर हैं। तो यूटेट 1 की पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 30 मार्क्स की पेडागोजी है, 30 का आपका लैंग्वेज 1 जो कि इंग्लिश या हिंदी में से आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं दूसरी लैंग्वेज से जो आपकी लैंग्वेज 1 से डिफरेंट होनी चाहिए, और फिर आपका अपना सब्जेक्ट होता है जिसके 60 क्वेश्चंस होते हैं। अगर साइंस, यहाँ पर अगर हम यूटेट 1 की बात कर रहे हैं तो वो 30 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन एनवायरमेंट साइंस के। वहीं अगर हम यूटेट 2 पर जाएं तो देखिए आपका पहले का तो वही रहता है, पेडागोजी 30 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज 1 रहेगा या हिंदी लैंग्वेज 1 जो रहेगा आपका 30 क्वेश्चंस, फिर 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 और फिर सब्जेक्ट में यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा कि अगर साइंस वाले हैं तो उन्हें 30 क्वेश्चंस मैथ्स के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, और अगर वो आर्ट्स साइड से हैं तो उन्हें 60 क्वेश्चंस एसएसटी के मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अब मैम, जैसे इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है? कौन लोग आपका यूटेट का एग्जाम देते हैं? यूटेट का एग्जाम बेसिकली हमारे उत्तराखंड में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपको एलिजिबिलिटी के तौर पे है वो, ठीक है। जहाँ अगर आपको एलटी में अगर फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपसे यूटेट क्वालिफाई मांगा जाता है। तो अगर यूटेट 1 की हम बात करें तो वो डीएलएड वाले जो हैं वो यूटेट 1 भरते हैं। अगर आप उत्तराखंड में पीआरटी टीचर की तरह जो है आप सर्व करना चाहते हैं तो आपको यूटेट 1 आपसे क्वालिफाइड मांगा जाता है, और अगर आप एलटी ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हैं, सहायक अध्यापक, तो आपसे यूटेट 2 क्वालिफाई मांगा जाता है, यानी कि बीएड उसकी एलिजिबिलिटी हो गई। अच्छा, यानी यहाँ पर हम जो मैं समझ पाया कि अगर किसी ने बीएड किया, केवल बीएड किया, तो उसको यूटेट 1 भरने का कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, उसे नहीं है फ़ायदा, क्योंकि वहाँ पे डीएलएड ही मांग रहे हैं पीआरटी में तो। और हाँ, अगर आपने दोनों कर रखे तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है, आप दोनों यूटेट 1 यूटेट 2 दोनों भर सकते हैं अगर डीएलएड बीएड दोनों की है। ठीक है। तो मैम, जैसे अभी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, या जो हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, चाहे हम यूटेट की बात करें या हम सीटेट की बात करें, इसमें जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स नहीं कहेंगे, पासिंग परसेंटेज जो है वो बहुत आपका कम रहता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख भी रहा होगा, जो पासिंग परसेंटेज है ये आपका बहुत कम है, चाहे हम यूटेट की बात करें या जो है हम आपका सीटेट की बात करें। तो मैम, जो ये अभ्यर्थी हैं ये कहाँ पे गलती करते होंगे? क्योंकि इसमें मेरिट बेस तो है नहीं, ठीक है। 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने हैं जो जनरल कैंडिडेट के लिए है, या आप उससे ऊपर ले आए, या अगर हम बात करें जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 60 मार्क्स आई थिंक है, तो उससे ऊपर अगर लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी आपकी अपनी परफॉर्मेंस है जो आपको सीटेट या यूटेट आपका क्लियर करवाएगी। तो क्या गलती करते होंगे जो बहुत कम पासिंग परसेंटेज है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो क्राइटेरिया से यहाँ सेट है, मेरिट कोई बननी नहीं है, इसके बावजूद भी जो पासिंग परसेंटेज है हम बहुत कम देखते हैं। तो मेरे नज़र में जो यहाँ पर मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर लोग ना पेडागोजी को बहुत अवॉइड करते हैं। मुझे लगता है अवॉइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए पासिंग परसेंटेज भी उन लोगों का है जो या तो इस समय बीएड में एनरोल्ड होते हैं, ठीक है, या फिर अभी अभी जिन्होंने बीएड अपना क्वालिफाई किया होता है या कंप्लीट किया होता है, तो इसलिए ये हो जाता है कि वो उनकी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो नॉलेज है वो भी ताज़ा है। अब क्या होता है, अगर बहुत समय हो चुका है उसके बाद आप यूटेट या सीटेट दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि नॉन अटेंडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है बीएड वगैरह, तो मतलब अटेंड तो करते नहीं है, तो उन्होंने अपने टाइम पे बीएड में कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। अब वो अपने सब्जेक्ट के बेसिस पर क्या करते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। जबकि ना हमारा जो पेडागोजी जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 30 मार्क्स का जो सेक्शन ए बताया, उसके अलावा भी इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए लैंग्वेज 2, या आप सब्जेक्ट ले लीजिए, वहाँ भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल पेडागोजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 70-80 से ऊपर क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के बजाय आप पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दें तो आप ज़्यादा अच्छा कवर कर पाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यूटेट देते भी वही लोग हैं जो या तो ट्यूशन्स पढ़ा रहे होंगे या कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे होंगे, तो अपने सब्जेक्ट पे तो कहीं ना कहीं उन्हें कमांड होती है। तो सब्जेक्ट के अलावा अगर वो पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर वो रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो मैम, आपके सब्जेक्ट में डीप जाने से पहले मेरे यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2 कैटेगरी में हमको डिवाइड करेंगे। जो आपके एस्पिरेंट हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो जो या तो अभी बीएड फाइनल ईयर में है या बीएड जस्ट कर चुके हैं या उनको अभी 1-2 साल ही हुए हैं, एक उनके लिए आप थोड़ा स्ट्रेटेजी बता देंगे, और उसके बाद आप बताएं जिनको लगभग 3-4 बार आपके हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी उनका जो है वो यूटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए?
जो अभी ऑनगोइंग मतलब जो बीएड में एनरोल हैं या जिनका अभी अभी बीएड जो है कंप्लीट हुआ है, उनके लिए तो बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है बीएड में तो आपकी नॉलेज एकदम फ्रेश है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बार का फॉर्म डालिए और आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपने पेडागोजी वहाँ भी ढंग से पढ़ी है प्लस सब्जेक्ट भी आपका सही प्रिपेयर्ड है। तो उनके लिए तो मुझे लग रहा है अपना बीएड का ही अगर वो दोबारा रिवाइज कर लें, एक आध ही टॉपिक जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं सीटेट में, बाकी वही चीज़ें होती हैं जो बीएड वगैरह में होती हैं, तो आप उसी को रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट का देख लीजिए, आप कर जाएंगे इसको, वो इतना टफ एग्जाम है नहीं है। और दूसरी बात, जिनका थोड़ा गैप हो गया है, हम उनकी अगर हम बात करें या फिर जिनके लिए आपने कहा कि वो कई बार दे चुके हैं लेकिन उनको 90 नंबर नहीं आ रहे, तो पहले तो आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि आपके पेपर में नंबर कहाँ पे कम रह जा रहे हैं, कौन सा ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके वीक है, आपकी पेडागोजी में रह जा रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी है देखने में, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि पेडागोजी पर ही वो फोकस करें, कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट में लोग नहीं कर पा रहे हैं तब भी उनके नंबर थोड़े कम रह जाते हैं। तो आप अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप ये देखिए कौन से वाली चीज़ों में आपकी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई बार एक एक दो नंबर से रह रहा है बच्चों का। तो आपको देखिए पढ़ाई तो आप इसका मतलब आपने करी है, बस थोड़े से जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर लीजिए, आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब लगभग हमारे पास 3 महीने का टाइम है, अक्टूबर में इसका पेपर है, तो अगले 3 महीने क्या रणनीति होनी चाहिए एस्पिरेंट्स की? अब अगले 3 महीने के लिए देखिए सिलेबस आप अच्छे से पहले चेक कर लीजिए। सिलेबस मतलब यहाँ पर वैसे कोई डिफाइंड इन्होंने नोटिफिकेशन में तो डिटेल में देते नहीं है, उसको आप कैसे देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर्स आए हुए हैं उसको देखेंगे। बाकी ये आपका ना सीटेट के जैसा ही एग्जाम होता है, थोड़ा सा लेवल अप है। लेवल अप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना यहाँ कॉन्सेप्चुअल सीटेट में ज़्यादा होते हैं, लेकिन यूटेट में थोड़ा सा आपके फैक्चुअल क्वेश्चन भी दे देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी पिछली बार से पेपर बहुत अच्छा बन रहा है, यूटेट के पेपर में जो क्वेश्चन है उनका अच्छा खासा लेवल है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक कीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिलेबस कितना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मोस्टली आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है पेडागोजी के केस में। और अगर मैं सब्जेक्ट के विषय में बात करूं तो अगर आप एलटी यानी यूटेट 2 के लिए बात कर रहे हैं, यूटेट 2 के लिए आपका 6 to 8 लेवल की साइंस, मैथ्स, एसएसटी वगैरह पे आपको काम करना होता है। और अगर हम यूटेट 1 की बात करें तो पीआरटी लेवल पर आपको जो 1 to 5 की आपकी बुक्स होती है, एनवायरमेंट साइंस एंड मैथ्स, उस लेवल की आपको चेक करनी होती है। तो इसके ऊपर आप पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कीजिए और उसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। ठीक है, और जैसे बहुत सारे अभी आपने खुद ही बताया कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो अपने लिए कितने घंटे निकालें कि ठीक है उसके बाद लगे कि हाँ हो जाएगा एग्जाम में? हाँ, ये थोड़ा सा सभी के लिए वैसे अलग अलग इशू रहता है, क्योंकि सबकी रिटेंशन पावर अलग है कि कोई कितना अच्छे से याद कर लेता है कम टाइम में ही, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। तो अपने ऑब्वियसली अपने आप को देखकर अपने बेसिस पर कि आपको कितना टाइम देना होता है, डिवोट करना होता है, आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी यूटेट एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे याद है 26 अक्टूबर का है, तो आप भी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर आपके पास पूरा है, और अक्टूबर में भी आप 26 तो हाँ पूरा ही मान के चलिए, अच्छा खासा आपके पास समय है। बहुत टफ एग्जाम नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, बहुत शॉर्ट सिलेबस है एकदम, मतलब चीज़ें जो क्रिस्प, हाँ एकदम क्रिस्प पढ़े बिल्कुल, और आराम से टाइम आपका निकल जाए। आप दिन के अगर 1 या 2 घंटे भी निकाल लेते हैं ना तो वो मेरे हिसाब से तो इनफ है। अच्छा हाँ। ठीक है, अब मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे अदर स्टेट के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका भी आता है कि क्या वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं? देखिए उत्तराखंड में तो जितने भी आपके एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें, SSC में तो ये आपका ग्रुप सी में भी आता है LT, तो वहाँ पर तो आपसे जो मांगते हैं आपको यहाँ का स्थायी निवासी होना जो है वो अनिवार्य है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अदर स्टेट्स वालों के लिए ये यूजफुल है। अगर आपको उत्तराखंड में सर्व भी करना है तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको नौकरी लगेगी नहीं। हाँ, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, हाँ, जिसके लिए ये एग्जाम एक क्वालिफाइंग हाँ, एग्जाम है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए खाली आप एक TET एग्जाम देना चाहते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जॉब लगना इसके बेसिस पर मुश्किल है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे जो है वो गाइडेंस भी चाहिए होती है, ठीक है, तो जो आपकी ऐप है अचीवर्स ऐप है वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी कैसे मदद करने वाली है? जी, हम यूटेट के लिए सेपरेट कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, पेडागोजी स्पेसिफिकली रहेगी उसमें, और यहाँ हम 30 मार्क्स की जो पेडागोजी है उसको आप सिर्फ 30 मार्क्स का ना समझे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 90 का मान के ही चलो कि 90 नंबर लाने होते हैं, और इतने पेडागोजी क्वेश्चंस उसमें होते ही हैं, सब मिक्स करके अगर हम देख लें तो पेडागोजी के लिए आपके पास आएगा। और इसके अलावा हम सब्जेक्ट में भी लाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं तो MCQ बेस पर आप लोगों की प्रिपरेशन ज़रूर यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं,
आप जो है हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर आप CDP का कोर्स करें ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बता सकते हैं, जो आप पढ़ाने वाले में थ्योरी भी पढ़ाएंगे, केवल MCQ देंगे, या क्या क्या आप इसमें अवेलेबल कराने वाले हैं? कोर्स में हमारी थ्योरी की क्लासेस रहेंगी, वीडियोस रहेंगे। इसके अलावा हमारा हमेशा संडे टू संडे मॉक टेस्ट चलता है। जितना भी हम वीकली पढ़ते हैं उसके बेसिस पर हम एक मॉक टेस्ट बना के संडे को देते हैं। तो MCQ प्रैक्टिस भी आपकी कंटिन्यूसली जारी रहेगी। वीडियोस में हम थ्योरीज कवर कर लेंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, और साथ में लास्ट में भी आपको मॉक टेस्ट जो है ओवरऑल कराए जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मॉक टेस्ट की आपने बात की है, बहुत बार स्टूडेंट जो हैं वो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या उनकी एक लिमिट बच जाती है कि मेरे हर बार इतने नंबर आए, तो वो अपने थोड़ा सा नंबर कैसे बढ़ाएं? जैसे आपने कहा कि जो है कुछ स्टूडेंट जो है वो 3-4 नंबर से रुक जा रहे हैं। हाँ। बहुत बार उनके साथ यही होता है कि वो 3-4 नंबर से रुक जाते हैं, ऐसे मॉक टेस्ट में होता है। तो उन लोगों को जो मॉक टेस्ट आप देने वाले हैं या वो कहीं और से भी पढ़ने वाले हैं, तो उसको कैसे वो आपका यूटिलाइज कर सकेंगे? देखिए, मॉक टेस्ट होता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने पहले अपना पूरा रिवाइज किया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, और जब उस पर नंबर उतने उनके हिसाब से नहीं आए तो फिर से पूरा वैसे ही पढ़ने बैठ जा रहे हैं। पूरा पढ़ना नहीं है। अब आपको मॉक टेस्ट का जो फायदा है वो ये है कि उसमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लो, कौन से टॉपिक वीक हैं उनको चेक करो, और इसके बाद उन्हीं के ऊपर काम करो। क्योंकि ऑब्वियसली जो पहले पढ़ लिया उसके तो कर ही लिए हैं ना, तो लेकिन उसको वो क्या करते हैं, उसी को दोबारा दोबारा रट रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि हम कितनी बार पढ़ चुके हैं लेकिन हमारा आ ही नहीं रहे, मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो ऐसा है ही नहीं ना, आप वो नहीं पढ़ रहे हो ना जो आप मिस आउट कर दे रहे हो। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है कि मुझे टफ लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप बार बार उसे छोड़ रहे हो। वही वो एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी सी जो है वो आपको 3-4 नंबर वो जो रह जा रहे हैं ना वो दिला देगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने सही बताया मैम आपने। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे हमने बहुत सारे डाउट जो है यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर स्टूडेंट के कुछ डाउट्स होते हैं या वो आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, तो वो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे हमारी ऐप का लिंक भी होगा, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको खुद भी कॉल कर लेगी अगर आपके कोई भी तरह के डाउट्स हैं, तो ये आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू मैम, आपने यहाँ पे बताया। और एस्पिरेंट्स, अगर आप भी अभी यूटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी गाइडेंस चाहिए, तो आप जो अचीवर्स ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मेगा मैम की जो टीम है या जो टीम अचीवर्स है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और मेरा ये मानना है कि इस बार आपका जो यूटेट 2024 है वो जरूर क्लियर होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।